अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ऐसे सर्किट को कहेंगे जिसमें एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और उनको कोई एसी सप्लाई से वोल्टेज जो है वो दिया गया। इस सर्किट में हम सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे इस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ और इम्पीडेंस की बात करेंगे और करंट की बात करेंगे। अच्छा, इस सर्किट की जो इम्पीडेंस होगी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, उसको समझने से पहले हम सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टर्स जो हैं उनकी जो बिहेवियर होता है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें समझने में इस सर्किट को। ठीक है जी। तो अब रेजिस्टर्स की अगर बात करें, जब हम उन्हें सीरीज़ में जोड़ते हैं, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर है R1, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओहम। ठीक है, तो ये अगर किसी सर्किट में ये रजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है तो उस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी 2 ओहम। ठीक है। अच्छा, अगर सीरीज़ में हम एक और रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर देते हैं सीरीज़ में, लेट्स सपोज R2, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओहम। ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगी अब सर्किट की वो कितनी होगी? 2 + 4, क्योंकि इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं सीरीज़ में, R = R1 + R2 प्लस जितनी भी रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हैं 2Rn, सब की रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी सर्किट की। तो दो अगर रेजिस्टर्स हमने यहाँ पे जोड़े हुए हैं 2 ओहम और 4 ओहम का, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो कितनी होगी? 2 + 4। तो अगर इस सर्किट में हम एक और रेजिस्टर ऐड कर दें, लेट्स सपोज R3, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी 2 ओहम है, तो अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस टोटल कितनी होगी? 2 + 4 + 2 यानी 8 ओहम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि सीरीज़ में आप जितनी रेजिस्टेंसेस ऐड करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है सर्किट की उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी उसमें ऐड करते जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस जो है वो टोटल बढ़ती जाएगी। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, लेट्स सपोज एक रेजिस्टर जो है वो हमने कनेक्ट किया है किसी सोर्स के साथ और इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओहम। ठीक है जी। तो इस केस में, अच्छा, अगर एक रेजिस्टर हमने यूज़ किया किसी सर्किट में R1, उसकी रेजिस्टेंस है R2 ओहम, तो इस सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस होगी वो R1 के ही इक्वल होगी। ठीक है, यानी 2 ओहम। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इस रजिस्टर के साथ एक और रजिस्टर ऐड कर दें पैरेलल कम्बिनेशन में, ठीक है जी, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी लेट्स सपोज 2 ओहम है, तो अब इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस किसके कितनी होगी? तो हम देखेंगे कि इसकी इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो अब कम हो गई है, क्योंकि पैरेलल तरीके में हम जो रेजिस्टेंस है टोटल वो इस तरह से फाइंड करते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ R = रेसिप्रोकल ऑफ R1 + रेसिप्रोकल ऑफ R2। ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करें अगर, तो वैल्यूज़ अगर पुट करें तो 1/R = 1/2 + 1/2 एलसीएम ले लें तो 2 1 + 1 = 2/2 = 1। अच्छा, इसको ठीक है, तो 1/R = 1, अगर R ऊपर चला जाए तो भी ये 1 के ही इक्वल आएगा। अब देखें, जो रजिस्टर है पहले हमने एक ही रेजिस्टेंस यूज़ की थी 2 ओहम, तो सर्किट की रेजिस्टेंस थी 2 ओहम। अब हमने एक और ऐड कर दी रेजिस्टेंस 2 ओहम की, तो रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो अब कम हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे किसी भी वैल्यू की, लेट्स सपोज 3 ओहम 4 ओहम, तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस फार्मूला से। यहाँ पे फिर 1/R किसके इक्वल आ जाएगा? 1/R1 + 1/R2 1/R3। वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हैं कि सर्किट की रेजिस्टेंस अब इससे भी कम हो जाएगी, यानी 1 ओहम से भी
कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पैरेलल तरीके में आप जितनी रजिस्टर्स ऐड करते जाएंगे, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो उतनी कम होती जाएगी। जितने रजिस्टर्स आप पैरेलल कम्बिनेशन में बढ़ाते जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की उतनी कम होती जाएगी। तो ये बात याद रखने की है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, तो इस डिस्कशन के बाद वापस आते हैं इस सर्किट पे। तो बात करते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। ठीक है जी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी लास्ट लेक्चर में भी हम जो है इससे पहले जो लेक्चर क्लास थी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ जिस पे जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो इक्वल हो जाती हैं इन मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए, क्योंकि ये इक्वल हो जाती हैं और ये डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो ये चूँकि एक दूसरे को कैंसिल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। तो इस केस में फिर जो सर्किट की रेजिस्टेंस है टोटल, वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वो कैसे मैक्सिमम हो जाती है कि ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है सर्किट का, उसकी रेजिस्टेंस कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को, तो बाकी जो है वो एक कंपोनेंट बचता है। तो हम जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पैरेलल के केस में इस तरह की जब कंडीशन होगी तो रेजिस्टेंस एक्चुअली कम होने के बजाय बढ़ेगी। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे फिर जो रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है ऑफ सर्किट वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज जो है उस पर एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सीरीज सर्किट में फाइंड की थी। तो एक्स एल ओमेगा एल के इक्वल होता है, एक्स सी जो है वो 1 ओमेगा सी के इक्वल होती है। ओमेगा इस तरफ अगर आ जाए तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/एल सी के इक्वल है। स्क्वेयर रूट ले लें तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/स्क्वेयर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा की जगह हम लिख देते हैं 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1/स्क्वेयर रूट ऑफ एल सी, एंड एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल सी। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आ गया हमारे पास। अब हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें इस सर्किट की, तो हमने देखा है कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी पे जो सर्किट की करंट है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो करंट मिनिमम होनी चाहिए फिर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी impedance of circuit is maximum, so the current is minimum. ठीक है जी, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अगर फ्रिक्वेंसी कम करते जाएंगे तो भी करंट बढ़ता जाएगा, फ्रिक्वेंसी को अगर बढ़ाते जाएंगे तो भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अगर करंट को बढ़ाते जाएंगे तो भी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो भी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होती है एक्चुअली। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें, बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड करंट, तो वो इस तरह का बनेगा।
कि अगर यहाँ पे हम करंट को रिप्रेजेंट करें वर्टिकल डायरेक्शन में और फ्रिक्वेंसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखें स्टार्ट पे जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और वो मिनिमम होगी एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी को अगर और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मिनिमम होगी क्योंकि इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है जी। अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले फिर हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ही डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या है, वो वही है जो कि सीरीज़ में होता है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, दूसरी बात ये कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, तो एट रेजोनेंस impedance is maximum। ठीक है जी, अब अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करें और पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर इस केस में भी 1 होगा। पावर फैक्टर इज़ 1 क्यों है, क्योंकि इस केस में भी वो पैरेलल और जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो एक दूसरे की रिएक्टेंस को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है सर्किट की उसकी वजह से होगी ये पावर डिसिपेशन, तो उसके लिए पावर फैक्टर 1 ही आता है रेजिस्टिव सर्किट के लिए। फोर्थ वन जो प्रॉपर्टीज़ की उसमें हम ये कहेंगे कि जो करंट है वो मैक्सिमम होगी एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, सॉरी मिनिमम होगी। करंट इज मिनिमम। और लास्ट पॉइंट ये कि जो ब्रांच करंट्स हैं यानी IL एंड IC, जो इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है और जो कैपेसिटर में से करंट फ्लो कर रहा है वो ग्रेटर हो सकते हैं जो सोर्स जो करंट प्रोवाइड कर रहा है, मे बी ग्रेटर दैन IR। सोर्स जो करंट प्रोवाइड कर रहा है उससे ज़्यादा हो सकती हैं IL और IC। ये कैसे है, देखें जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी उस पर जितनी करंट L में से फ्लो करेगी उतनी ही C में से फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। तो पैरेलल में अगर दो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम हो तो उनमें से करंट भी सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एट रेजोनेंस IL इज इक्वल टू IC। अब एक्चुअली ये IL और IC जो होगी वो इस सर्किट में ओसिलेट करेगी। जब करंट जो है वो C कैपेसिटर की प्लेट्स में आएगी तो इसको चार्ज कर देगी, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज होगा और वो करंट वापस आएगी इंडक्टर में और वो एनर्जी स्टोर करेगी इंडक्टर में इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उससे नेक्स्ट हाफ साइकिल जो होगा इंडक्टर जो है वो फिर से
वो सप्लाई, वो जो एनर्जी है वो सप्लाई करेगा सर्किट को, तो वो दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे। ठीक है जी। तो ये इनके दरमियान जो है ये ओसिलेशन जारी रहेगी कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान एनर्जी की। ठीक है। तो ये एक दूसरे में करंट फ्लो करवाने के ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है। जितनी एल में से करंट फ्लो करेगी उतनी ही कैपेसिटर में से फ्लो करेगी। ठीक है जी। लेकिन ये उस एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, ज़ाया नहीं कर रहे, इसलिए जो सोर्स है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का अब जिम्मेदार नहीं होगा। सोर्स क्या कर रहा है, वो रजिस्टर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, रजिस्टर पे पावर डिसिपेशन हो रही है, इसको करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ही, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे सिर्फ पावर डिसिपेशन हो रही है, तो सर्किट सिर्फ इसको करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो जितनी करंट इसको चाहिए यानी रजिस्टर को, वो सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आई एल और आई सी जो है वो लेट्स सपोज 5 एम्पेयर है। तो यहाँ पे अगर जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस के मुताबिक अगर यहाँ पे आई आर सिर्फ 2 एम्पेयर्स है, तो ये जो सोर्स है ये कितनी करंट प्रोवाइड करेगा, ये 2 एम्पेयर्स करंट ही प्रोवाइड करेगा। बाकी जो यहाँ पे 5 एम्पेयर है वो यहाँ पे ओसिलेट कर रही है करंट। ठीक है, उसका सोर्स से अब तल्लक नहीं होगा। तो ये करंट जो है ये सोर्स करंट से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।